नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बम्पर भर्ती होने जा रही है। इसके साथ ही कई भर्तियों के परिणाम भी आने वाले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इस साल अभी तक 3040 पदों पर अधिकारियों की भर्तियां की, जबकि 3595 का परिणाम तैयार हो रहा है। वहीं धामी सरकार का दावा है कि राज्य में जहां 22 साल में 6869 अधिकारी भर्ती हुए हैं, तो वहीं धामी सरकार ने एक साल में ही इनकी संख्या 6635 कर दी है। वहीं बीजेपी विधायक विनोद चमोली का दावा है कि यह अभी सिर्फ शुरुआत है और आगे धामी सरकार बम्पर भर्तियों के साथ ही बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। देख रहे हम लोग लगातार सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया चलाए हुए हैं। अभी भी हमने 1300 लोगों को, जिनमें से 200 लोगों को हमने नियुक्ति पत्र नर्सिंग के दिए हैं और लगातार काम हो रहा है। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर समिट हुआ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी रही है और बहुत सक्सेसफुल समिट हमारा रहा, जिसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से लगभग 45 लाख करोड़ के एमओयू तो धरातल पर उतरने शुरू हो गए। 45,000 करोड़ के, तो उसको वो आगे बढ़ेगा। तो मेरा मानना, अगर हम 1.5 लाख करोड़ भी इन्वेस्टमेंट यहाँ ले आते हैं तो ये रोजगार की दृष्टि से हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इससे रोजगार जनरेट होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देखेंगे, अभी तो हमने जो हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस था, इसको हमने एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टाइप का बना दिया है और पूरी दुनिया में कहां कहां मैन पावर की आवश्यकता है, हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसका इस्तेमाल करने वाले अपने बच्चों को नौकरी दिलाने के लिए। इतना बड़ा कदम कभी उठा था क्या? ये हमने उठाया है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने तमाम रोजगार मेले लगाए, उसके माध्यम से हमने लोगों को रोजगार दिया। और विधानसभा के अंदर एक बार सवाल आया था, मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के सदस्यों ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर 24 दिसंबर को हुए सफल महारैली के लिए आभार जताया। सदस्यों ने देहरादून स्थित उनके आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। वहीं सदस्यों ने 24 दिसंबर को हुई महारैली की सफलता का श्रेय नेगी को देते हुए उनसे भविष्य में मार्गदर्शन देने की अपील भी की। और इसको लेकर नरेंद्र सिंह नेगी ने संघर्ष समिति के सदस्यों का उत्साह बढ़ाया और सराहना की, और साथ ही कहा कि प्रदेश के लोगों में अपने हक को लेकर जागरूकता देखी जा रही है और आगे चलकर बड़ा आंदोलन में बदल हो सकता है और ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। वहीं इस मौके पर प्रांजल नोडियाल, वंदना रावत आदि मौजूद रहे। आज नेगीदा के घर पे आए हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की पूरी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। नेगीदा ने एक धै लगाई और 24 दिसंबर को पहाड़ के कोने कोने से, गांव-गांव से लोग सड़कों पर उतर आए अपने स्वाभिमान, अपनी संस्कृति, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। तो नेगीदा के आशीर्वाद से, नेगीदा हमारे प्रेरणा है, हमारे अभिभावक हैं। उन्होंने जो एक आह्वान किया, उसके बाद लोगों के अंदर जागरूकता आई। तो हम कोशिश करेंगे कि नेगीदा का जो भरोसा हमारे ऊपर बना है, हम उसको टूटने नहीं देंगे। और जो मुहिम ये शुरू हुई है, इसको मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो हम आज नेगीदा का विशेष तौर पे धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यहाँ पर आए हैं और हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो आशीर्वाद है वो सदैव हमारे ऊपर बने रहे, क्योंकि हम आपके बच्चे के समान हम लोग। और हमने एक कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जो हालत पैदा हो गए हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो बदलाव होना चाहिए। भू माफिया इस प्रदेश में आ गए हैं, हमारी सांस्कृतिक पहचान का खतरा हो गया है, हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो बहुत सारे संकट हो गए हैं। तो ये जो ये मुहिम शुरू हुई है, इसको हम अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो नेगीदा का आशीर्वाद हम चाहेंगे हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, ताकि ये लड़ाई आगे भी निरंतर जारी रहे। मैं नेगीदा का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम की ओर से। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एसडीएम की भर्ती में घोटाले किए गए हैं और उनकी मांग है कि वो इन घोटालों की सीबीआई द्वारा जांच हो, किंतु सरकार द्वारा इसकी कोई पहल नहीं की गई। इसलिए ये सब पिछले 304 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सरकार द्वारा सीबीआई जांच इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि सरकार का इस घोटाले में पूरी तरह से हाथ है और प्रदेश के भीतर सबसे बड़ी परीक्षा और उस परीक्षा में सबसे बड़े पद एसडीएम के
नियम विरुद्ध नियुक्ति होना ये दर्शाता है कि उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है, जहां इसको निकलना बहुत मुश्किल है। वहीं साथ ही उनका कहना है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भर्ती घोटाला करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। उन पर कार्रवाई कर उनके कुकृत्य को जनता के सामने लाएं, और यदि ऐसा ही चलता रहा तो उत्तराखंड का युवा चुप नहीं बैठेगा। बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने एक प्रेस वार्ता रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा एसडीएम के भर्ती घोटाले किए गए हैं और उनकी मांग है कि इन घोटालों के सीबीआई द्वारा जांच हो, किंतु सरकार द्वारा इसकी कोई पहल नहीं की गई। इसलिए सब पिछले 304 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उनका कहना है कि सरकार द्वारा सीबीआई जांच इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि सरकार का इस घोटाले में पूरी तरह से हाथ है और प्रदेश के भीतर सबसे बड़ी परीक्षा और उस परीक्षा में सबसे बड़े पद पर एसडीएम के नियम विरोधी नियुक्तियां होना ये दर्शाता है कि उत्तराखंड की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है, यहां तक कि उनसे निकलना मुश्किल है। और वहीं साथ ही उनका कहना है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून होने के बावजूद भर्ती घोटाला करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। देखिए, आज यही असमंजस्य की स्थिति पैदा हुई है कि जिस सीबीआई भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच के लिए हम 304 दिनों से वहां पर बैठे हुए हैं और यहां का युवा सरकार की तरफ उम्मीदों की नजर से देख रहा कि कभी ना कभी सरकार भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच करवाएंगे, परंतु आज जब उसका कारण पता लगा तो अपने आप में बड़ा अचंभित होने वाली बात है। आज जब ये पता लगा कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सीबीआई जांच में एसडीएम जैसे पदों के लिए उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री खुद पैरवी कर रहे हैं, खुद एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार करके, लेन देन करके, भाई भतीजावार करके वो एसडीएम बना रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आज तक चाहे चपरासी की नौकरियों की बोली लगी हो, चाहे बाबुओं की नौकरियों की बोली लगी हो, चाहे तमाम ग्राम विकास अधिकारी इस प्रकार की चीजें हुई हो, प्रदेश के भीतर सबसे बड़ी परीक्षा और उस परीक्षा में सबसे बड़े पद एसडीएम के पदों पर इस प्रकार से नियम विरुद्ध नियुक्तियां होना यह दर्शाता है कि ये उत्तराखंड प्रदेश भ्रष्टाचार की उस दलदल में फंस चुका है जहां से बाहर निकालना अब बहुत मुश्किल है। और अगर इसी मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल हिमाचली कलाकार विक्की चौहान और उत्तराखंड के कलाकार प्रियंका मेहर के नाम ले रही है और विक्की चौहान और प्रियंका मेहर का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोला। गायिका प्रियंका मेहर ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में परफॉर्मेंस करके उनको बड़ा आनंद आया और ये पल उनके लिए यादगार रहा। वहीं हिमाचली गायक विक्की चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के भारी भीड़ वाले बीच अपनी प्रस्तुति देने में उनका काफी आनंद आया। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले साल भी उनके द्वारा विंटर लाइन कार्निवल में अपनी प्रस्तुति उन्होंने दी थी और उनके लिए ये यादगार पल था। साथ ही उन्होंने कहा कि एक कलाकार को अच्छा लगता है जब उनको उनके चाहने वाले बार बार बुलाते हैं। साथ ही कहा कि कोई भी कलाकार अपने गानों पर बदलाव करें और नई तकनीक इस्तेमाल करें, परंतु जो पारंपरिक गाने हैं उनसे छेड़छाड़ न किया जाए। बता दें कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल में हिमाचली कलाकार विक्की चौहान और उत्तराखंड के कलाकार प्रियंका मेहर का नाम ले रही है और विक्की चौहान और प्रियंका मेहर का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़कर बोला। गायिका प्रियंका मेहर ने कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवल में परफॉर्मेंस करके उनको बड़ा आनंद आया और ये पल उनके लिए काफी यादगार रहा। वहीं हिमाचली गायक विक्की चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल के भारी भीड़ के बीच अपनी प्रस्तुति देने में उनको काफी आनंद आया और साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल भी उनके द्वारा विंटर लाइन कार्निवाल में अपनी प्रस्तुति दी गई थी जो उनके लिए काफी यादगार थी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि एक कलाकार को अच्छा लगता है जब उसको उनके चाहने वाले बार बार बुलाते हैं और साथ ही उन्होंने कलाकारों से अपने गानों में बदलाव करने और ये कहा है और नई तकनीक का इस्तेमाल करें, परंतु पारंपरिक गाने और उनसे छेड़छाड़ ना की जाए। मजा आया और थोड़ा सा लेट हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि अंत भला तो सब भला। मजा आया और मैं पहली बार मसूरी आई हूँ, मतलब वैसे तो मसूरी आई
पर परफॉर्मेंस मैंने पहली बार की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हमेशा से विंटरलाइन कार्निवल में शो करना चाहती थी, तो इस बार मैं आई और जितने भी लोग देखने आए थे उनका बहुत सपोर्ट रहा, बहुत हल्ला रहा। तो जब ज़्यादा तालियां बजती हैं और लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो आर्टिस्ट को भी बहुत मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आया, दोबारा आना चाहूँगी मैं। आप सभी को बताना चाहती हूँ कि 2024 में मैं उम्मीद कर रही हूँ कि बहुत अच्छा साल होने वाला है मेरे लिए। आई एम मैनिफेस्टिंग, और एक बहुत अच्छी मूवी के लिए मैंने गाना किया है, तो दुआ कीजिएगा आप सभी, जल्दी वो रिलीज होगी और बहुत अच्छे अच्छे गाने, कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा। मैं इस तरीके से देखती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कहीं भी जाऊंगी, जैसे मुझे बॉलीवुड जाना है, कहीं भी जाना है, या हिंदी बड़े जो भी चीजें हैं, बट मुझे ना डांस करना सिर्फ पहाड़ी गानों में अच्छा लगता है। तो मैं कभी भी जब मैं कहीं भी पहुंच जाऊं, मैं पहाड़ी गाना कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे रूट्स हैं, मुझे खुद इसमें मजा आता है। और मैं अपने उत्तराखंड टाउन हॉल में मजा आ गया उस क्राउड के बीच परफॉर्म करके। पिछले वर्ष भी मैंने यहाँ परफॉर्म किया था, समय थोड़ा कम था, और आज पूरी सांस्कृतिक संध्या का जो लुत्फ मैंने क्या, जो पब्लिक ने उठाया, जो पब्लिक झूमे, जो उन्होंने मजे किए, तो उसमें एक कलाकार को अच्छा लगता है कि जिस चीज के लिए उसको बुलाया गया, जिस कार्यक्रम को उसने प्रस्तुत किया, उसमें उस पब्लिक ने जो एंजॉय किया, वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि नहीं, जो लोग मेरे को सुनने आए थे वो खुश होकर वापस गए, वो खुशी। प्रकृति का नियम परिवर्तन है, समाज में ये चीजें बदलते, परिवेश में जो है ना जरूरी भी है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अगर संगीत की बात करें, पारंपरिक जो गीत है, पुराने जो गीत है, जो हमारे उन लोगों ने गाए हैं जो आज हमारे लिए धरोहर माने जाते हैं, उनके गीतों के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो आप नया अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए, नए आप गाने गा लीजिए, फिल्मी धुनों पे आप गाने ना बनाइए, पंजाबी धुनों पे आप गाने ना बनाइए, अपने गानों में आप फ्यूजन कीजिए, अपने गानों में आप कोई नई चीजें कीजिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए जो लोगों को भी अच्छा लगे। लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई पुराना गाना जो पॉपुलर हुआ है, जो हमारे बुजुर्गों ने सुना है, हमारे बच्चों ने सुना है और दूसरे लोगों ने सुना, उस पे आप जाके बीच में हु हा ठा ठा करके उसको अपना क्रेडिट लेने की कोशिश करें, वो शायद संस्कृति के साथ भी छेड़खान है। और हमारे कलाकार, जो हमारे पुराने बुजुर्ग ओल्ड कलाकार हैं, जिन्होंने उस संस्कृति को बनाया। विकासनगर में फिर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में संबंधित विभागों की टीम के साथ अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अवैध कब्जों की जद में आए 2 धार्मिक स्थल, एक मदरसा और एक मंदिर को भी हटा दिया गया। कार्रवाई के वक्त कोई विशेष विरोध देखने को नहीं मिला। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने दबे स्वर में ही सही कहा कि 40 सालों से बसे लोगों को सरकार हटाने का काम कर रही है। वहीं दुकानदारों पर भी दुकान टूटने के कारण भरण पोषण का संकट आ गया। वहीं कार्रवाई के पहले सरकार को इनके बारे में जरूर सोचना चाहिए था। विकासनगर में फिर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर गर्जा। एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की पूरी टीम मौके पर पहुंची और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में संबंधित विभागों की टीम के साथ अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अवैध कब्जों की जद में आए 2 धार्मिक स्थल, एक मदरसा और एक मंदिर को भी हटा दिया गया। कार्रवाई के वक्त कोई विशेष विरोध देखने को नहीं मिला। वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने दबे स्वर में ही कहा कि 40 सालों से बस से लोगों को सरकार हटाने का काम कर रही है। यूजीवीएन ने अभी तक इस जगह के बारे में कभी पहले क्लियर किया नहीं, भाई ये हमारी है ना, अभी तो कुछ दिन से ये किया, और जबकि यूजीवीएन के किसी यूज में भी नहीं है। उनका कहना है कि हमारी 1 मीटर या 1.5 मीटर जगह बता रहे हैं, और इसमें कोई प्रोजेक्ट भी यूजीवीएन का नहीं लगने वाला है, तो उनके किसी इस्तेमाल की जगह नहीं है। और ये जो दुकानदार है, इनका 30-40 उत्तराखंड जल विद्युत निगम को जो आवंटित भूमि है, उस पर कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया था। इसके क्रम में यूजीवीएनएल के द्वारा उनको नोटिस दिए गए थे। नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आज उनके द्वारा ये ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। एक बार फिर से उत्तराखंड के 5 सीटों पर हैट्रिक लगाने को लेकर बीजेपी हर स्तर पर तैयारियां कर रही है और यही वजह है कि अब प्रत्येक विधानसभा में पूर्णकालिक विस्तारों की नियुक्ति भी कर दी गई है। और इस संबंध में बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहले ही विस्तारकों की नियुक्ति हो चुकी है और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और संगठन का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी 70 विधानसभाओं में पूर्णकालिक विस्तारकों के नियुक्ति की गई। निश्चित ही विस्तारकों से आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिलेगी।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बूथ प्रबंधन और प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी जीते, इसको लेकर कर रणनीति बनाई है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले लोकसभा स्तर पर एक पूर्णकालिक विस्तारक की नियुक्ति की गई और अब 70 की 70 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक पूर्णकालिक विस्तारकों की नियुक्ति की है, जिसका प्रशिक्षण वर्ग काशीपुर में आज संपन्न हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये जो हमारे 70 विस्तारक हैं, ये पूर्ण रूप से अपना पूरा समय जिस विधानसभा में उनको पार्टी के द्वारा काम दिया जाएगा, वहां 24 घंटे पार्टी के लिए काम करेंगे और वहां पर बूथ प्रबंधन और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की और प्रदेश की सरकार है, उनकी जो महत्वाकांक्षी योजना है, उसका आम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिले। उत्तरकाशी के पुरोला विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक दुर्गेश लाल ने भेड़ पालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और निदान की बात कही। वहीं आपको बता दें कि पुरोला विधानसभा क्षेत्र में आय का मुख्य साधन बागवानी और पेड़ पालन है। पिछले दिनों क्षेत्र के भेड़ पालक अपनी भेड़ों को चराने के लिए देहरादून के रायपुर क्षेत्र आए थे। यहां पर उनके 300 से अधिक भेड़ों की किसी अज्ञात बीमारी के चलते मौत हो गई। गौरव की अक्सर परमिट लेकर उत्तरकाशी के भेड़ पालक देहरादून में अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते रहते हैं। विधायक दुर्गेश लाल ने इस विषय को लेकर प्रदेश के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा से मुलाकात की और आने वाले दिनों में वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उचित मुआवजा देने की मांग करेंगे। एक बहुत बड़ा दुखद विषय है कि मेरी जो विधानसभा खास करके पुरोला विधानसभा, ये एक सीमांत विधानसभा है और हम जो है हमारा जो मूल व्यवसाय है भेड़ और पेड़ है और ये एक बहुत बड़ी समस्या आई है। एक अज्ञात बीमारी की वजह से जो मोटी धार में मसूरी के जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट के रायपुर ब्लॉक में हमारे जो है जो सर्दियों के मौसम में जो है भेड़ बकरियां चरान चुंगान के लिए आती है, क्योंकि हमारा परमिट जंगल का परमिट होता है यहाँ पे, लेकिन किसी अज्ञात बीमारी की वजह से मोर देन 300 बकरियां जो है मर गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जल्द उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के मुद्दे को लेकर पैदल यात्रा करेंगे। हरीश रावत ने इसकी जानकारी देते हुए साफ कहा कि उनकी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था और तब से चलने में थोड़ी तकलीफ होती है। हरीश रावत के अनुसार जल्द ही वो इसके तारीख घोषित करेंगे। उनके अनुसार उनकी यात्रा अभी देहरादून में ही होगी और शरीर ने साथ दिया तो प्रदेश के और इलाकों में भी यात्रा करेंगे। दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, तो इसलिए बहुत ज्यादा चलने और वर्क के लोड को लेने की स्थिति में अभी नहीं हूं, मगर समय हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। बेरोजगारों का समय भी निकल रहा है, उनके कैरियर का सवाल है। कई परीक्षाएं जिसमें पीसीएस मेन भी है शायद, जिसमें एक साल से ज्यादा का समय अभी मुक्तेश्वर आनंद महाराज मुखी मठ पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4 धाम बंद नहीं होते बल्कि कपाट बंद होने का भ्रम फैलाया जाता है, जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है। सिर्फ शीतकालीन में गंगोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन शीतकाल प्रवास मुखी मठ में होते हैं और इसी तरह चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकालीन प्रवास में भी दर्शन कर सकते हैं। इसी को लेकर अभी मुक्तेश्वर महाराज ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं कि आप 4 धाम यात्रा पर शीतकाल हो या चाहे भीष्मकाल, यात्रा खुली रहती है, कोई बाध्यता नहीं है। बता दें कि अभी मुक्तेश्वर आनंद महाराज मुखी मठ पहुंचे, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4 धाम बंद नहीं होते बल्कि कपाट बंद होने का भ्रम फैलाया जाता है। वहीं जबकि यात्रा पूरे वर्ष चलती रहती है, सिर्फ शीतकालीन में गंगोत्री धाम में बर्फ ज्यादा गिरने से 6 महीने के लिए मां गंगा के दर्शन शीतकाल प्रवास
मुखी मठ में होते हैं और इस तरह चारों धामों की यात्रा खुली है, लेकिन शीतकालीन प्रवास में भी दर्शन कर सकते हैं। इसी को लेकर अभिमुक्तेश्वर महाराज ने कहा कि हम मीडिया के माध्यम से देश विदेश में संदेश देना चाहते हैं कि आप चारधाम यात्रा पर शीतकाल हो चाहे ग्रीष्मकाल, यात्रा खुली रहती है और कोई बाध्यता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने गांव मुखवा में। अभी शीतकालीन गंगोत्री जैसे स्वामी जी ने इसको नाम दिया है, तो हमारा बहुत ही अच्छा भाग्य है जो यहाँ पे स्वामी जी आए हैं और उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है कि और हमको कैसे इसको जैसे गंगोत्री में लोग आते हैं ऐसे इसको भी बनाना है। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं यहाँ पधारे और शीतकालीन यात्रा की जो शुरुआत आज से की है। आप समझ लीजिए, महाराज जी ने कहा कि सनातन तो निरंतर है, हमेशा रहेगा और ये यात्रा हमेशा चलती रहेगी, लेकिन लोगों को सबको जागरूक करना है। और महाराज जी ने ये आज कदम उठाया। महाराज जी चारों धाम की यात्रा पे हैं और यहीं से पूजा आज उन्होंने यमुनोत्री में कल की, आज गंगोत्री में आए हैं और यहाँ से पूजा अर्चना करके अब महाराज जी केदारनाथ की जो मुखीमठ जाएंगे और सारे देशवासियों को सनातन को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप आए और ये हमारी जो है शीतकालीन की गंगोत्री है, इसमें दर्शन करें। शहर में अक्सर आगजनी की घटना होने पर अग्निशमन पुलिस को घटना तक पहुंचने में समय लग जाता है, जिसका मुख्य कारण यातायात का अत्यधिक दबाव और फायर स्टेशन का दूर होना है। वहीं इसको लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने अग्निशमन को रैपिड रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वीपी यादव ने कहा कि मुख्यालय के माध्यम से 4 फायर स्टेशनों का प्रस्ताव भेजा गया, क्योंकि अध्ययन में पाया गया कि अन्य जगहों पर रिस्पांस टाइम 15 मिनट है, जबकि देहरादून शहर में ये जाम की स्थिति के कारण 30 से 35 मिनट है। दून अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए आने वाले परिजनों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि 1 साल तक के बच्चों को मुफ्त इलाज की सुविधा दून अस्पताल में मिलने जा रही है। यहां तक के परिजनों को ओपीडी से लेकर भर्ती रहने तक के बच्चे के इलाज का कोई खर्च नहीं देना होगा। यानी जिस तरह से गर्भवती महिला का इलाज, जांच और भर्ती निःशुल्क होती है, उसी तरह 1 साल तक के बच्चे को भी निःशुल्क इलाज सुविधा दून अस्पताल की तरफ से दी गई है। सरकार ने, हमारे उत्तराखंड सरकार ने 2 स्कीम इस तरीके की चलती है, जननी सुरक्षा योजना और एक विजा बुई, जिसके अंतर्गत 1 साल तक के बच्चों को निःशुल्क उपचार और जांचें और दवाइयों के लिए इंस्ट्रक्शंस है और वो हमने अपने सभी डॉक्टर्स को जो बच्चों डील करते हैं उनको बता दिया गया है। और बिलिंग पर भी हम लोगों ने इस चीज़ के ऑर्डर दे रखे हैं कि आगे से कोई भी इस तरह का इसमें चार्जेस नहीं लगेंगे और 1 साल तक के बच्चों का राज्य सरकार की तरफ से पूरी तरह निःशुल्क उपचार है। तो आप लोग के माध्यम से अपील है कि आप सभी लोग इस बारे में अवेयर रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।